सो हेलो एवरीवन। सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा टाइम आया था जब लिटरेचर की हिस्ट्री में लोगों का रियलिटी पर से भरोसा हिल गया था। मतलब जो दुनिया देख रहे हो वो सच भी है या नहीं, ये डाउट हो गया था। थोड़ा स्कैरी लग रहा है, पर ऐसी कन्फ्यूज़न थी, ऐसा डाउट था। और डाउट और ब्रेकडाउन ने जन्म दिया एक नए टाइप के लिटरेचर को, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एज। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के मॉडर्निस्ट रिवोल्यूशन की। और ट्रस्ट में यूजीसी नेट के लिए ये टॉपिक गोल्ड माइन है, यहाँ से क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग कोट सुनो। एक फेमस नॉवलिस्ट थी वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने कहा था, ऑन और अबाउट दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज्ड। यानी कि ह्यूमन के कैरेक्टर्स चेंज हो रहे थे, मतलब सोसाइटी में चेंज आ रहे थे। यही मेजर रूल था मॉडर्न एज का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक डेट से इंसान का कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया। क्या उस दिन कोई मैजिक हुआ था? मैजिक तो नहीं, पर उस टाइम के आसपास दुनिया में इतने बड़े चेंजेस हो रहे थे कि लोग लिटरेरी अलग तरीके से सोचने लगे थे। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, तुम एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ सब कुछ फिक्स्ड है, रूल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स। तुम्हें लगता है कि ये सच है, पर एक दिन अचानक पता चले कि ये सब रूल्स फेक भी हो सकते हैं। दुनिया उतनी सिंपल नहीं जितनी हम सोचते हैं और समझते हैं। एग्जैक्टली यही मॉडर्न एज के लोगों के साथ हुआ। अब आते हैं मॉडर्निज्म पर। मॉडर्निज्म बेसिकली एक अवेंट गार्डे मोमेंट था। अब अवेंट गार्डे का मतलब होता है कि ऐसे लोग या आइडिया जो अपने टाइम से बहुत आगे हों, जो रिस्क लेते हैं और पुराने रूल्स तोड़ देते हैं। जैसे आज के टाइम में कोई बंदा कम्प्लीटली डिफरेंट कंटेंट बनाता है, लोग पहले बोलते हैं ये बकवास करता है, पर बाद में वही ट्रेंड बन जाता है। सेम चीज़ तब लिटरेचर में हुई थी। विक्टोरियन एज, आपको याद होगा, वहाँ सब कुछ प्रॉपर मोरल डिसिप्लिन था, जैसे एक स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर। लेकिन मॉडर्न एज ने बोला, बस अब हम अपने तरीके से लिखेंगे। और यहीं से आता है एक पावरफुल स्लोगन जो कि इज़रा पाउंड ने दिया था, मेक इट न्यू। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न एज की एक न्यू है। इसका क्या मतलब है? पुराने फॉर्म्स, पुराने आइडियाज़ सब तोड़ दो, नया एक्सपेरिमेंट करो, चाहे लोग समझें या ना समझें। टाइम पीरियड भी याद रखना, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एज रफली स्टार्ट होता है 1901 से, जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, और एंड होता है 1945 पर, वर्ल्ड वार सेकेंड के एंड तक। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ये भी है कि इसकी रियल इम्पैक्ट 1910 के बाद से दिखना शुरू होता है। इसलिए वर्जीनिया वुल्फ ने स्पेशली 1910 मेंशन किया है अपने वर्क में, जो कि पहले कोटेशन हम देख चुके हैं। तो शॉर्ट में समझते हैं, विक्टोरियन एज इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, रूल्स और मोरालिटी, और मॉडर्न एज इज इक्वल टू कन्फ्यूज़न, एक्सपेरिमेंटेशन, ब्रेकिंग रूल्स। अब अगर एक लाइन में याद रखना है तो जब दुनिया समझ नहीं आई, तब लिटरेचर ने भी सीधा रहना तोड़ दिया। ये भी मॉडर्निज्म का एक कोर है। समझते हैं इस एज के पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि मॉडर्निज्म कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एक दिन सडनली आ गई। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, और इसके पीछे 3 मेजर रीजन्स थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजन की, रिजेक्शन ऑफ विक्टोरियन वैल्यूज़। विक्टोरियन एज आपको याद होगी, सब कुछ प्रॉपर था, डिसिप्लिन था, मॉरल था, मतलब एक आइडियल सोसाइटी का इल्यूजन। लेकिन मॉडर्निस्ट राइटर ने बोला कि ये सब रियल नहीं है, सब दिखावा है। उन्हें लगने लगा कि सोसाइटी बाहर से तो परफेक्ट दिख रही है, पर अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। अब इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर सब लोग परफेक्ट दिखते हैं, हैप्पी दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, पर रियलिटी में वो सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोगों की तरह। एग्जैक्टली वैसे ही विक्टोरियन सोसाइटी थी, आउटर इमेज स्ट्रॉन्ग, इनर रियलिटी वीक। इसलिए मॉडर्न राइटर ने उस फेक मॉरलिटी को रिजेक्ट कर दिया। इसका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीज़न था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 से होकर 1918 तक चला। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचो, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ पर आपको सिखाया गया है कि ह्यूमैनिटी अच्छी है, प्रोग्रेस हो रही है, सब कुछ बेटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, और फिर अचानक होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ऐसे इवेंट में जहाँ मिलियन लोग मर जाते हैं और नए डेंजरस वेपन यूज़ होते हैं। ये सिर्फ वार नहीं था, ये ह्यूमन वैल्यूज़ का एक कोलैप्स था। इसके बाद लोगों का भरोसा टूट गया, रिलीजन से टूट गया, गवर्नमेंट से टूट गया, और ह्यूमैनिटी से भी टूट गया। और ऐसी फीलिंग को लिटरेचर में कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट। ये टर्म याद रखने की ज़रूरत है आपको।
तो इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे आप किसी इंसान पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो और वो तुम्हें धोखा दे देता है, उसके बाद आपका किसी भी इंसान पर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सेम फीलिंग सोसाइटी को हुई वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। अब राइटर्स को लगा पुराने सिंपल वर्ड से हम इस डिस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने नए स्टाइल और नई टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब आता है थर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ नए थिंकर्स आए जिन्होंने लोगों के दिमाग को हिला कर रख दिया। सबसे पहले आए सिगमंड फ्रॉड। फ्रॉड ने बोला कि इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो बाहर से दिखता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अनकॉन्शियस माइंड का, जहां हमारी हिडन फीलिंग्स, डिज़ायर्स, फियर और सप्रेस्ड इमोशंस रहते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि हम कभी कभी फील करते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये भी नहीं पता है कि वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। दैट्स योर अनकॉन्शियस माइंड वर्किंग। इसलिए मॉडर्न राइटर्स ने सोसाइटी को छोड़कर ह्यूमन माइंड के अंदर एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज़ फ्रेडरिक नीश। इन्होंने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, गॉड इज़ डेड। अब इसका मतलब लिटरल नहीं था, पर लोगों के बिलीफ हिला दिया इन्होंने। लोग सोचने लगे अगर गॉड नहीं है तो राइट और रॉन्ग डिसाइड कौन करेगा। रिजल्ट क्या था? स्पिरिचुअल क्राइसिस में पड़ गए लोग। अब आते हैं कार्ल मार्क्स और चार्ल्स डार्विन। इन दोनों ने भी सोसाइटी को चैलेंज किया। मार्क्स ने क्लास सिस्टम पर सवाल उठाए और डार्विन ने रिलीजन के क्रिएशन के आइडियाज़ को चैलेंज किया। बेसिकली दोनों लोगों ने रूढ़िवादी सोच के अगेंस्ट अपने आइडियाज़ दिए। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सभी को सिखाया गया कि सड़क के राइट साइड तरफ चलना चाहिए, फिर आगे कोई ये बोल दे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम शेक हो जाता है। एग्जैक्टली यही उस टाइम के लोगों के साथ हुआ था। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, और सीरियसली यहाँ से यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली अजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस। तो ध्यान से समझो और याद रखो। सबसे पहले देखते हैं फ्रेगमेंटेशन को। तो फ्रेगमेंटेशन को सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। इसका मतलब होता है चीज़ों को टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, विक्टोरियन नॉवेल्स कैसी होती थी? प्रॉपर बिगिनिंग होता था, उसका मिडल होता था और एक सीधी लाइन में चलती थी। लेकिन मॉडर्निस्ट लिटरेचर ऐसा नहीं था, इसका बिल्कुल उल्टा था। सोचो हमारे हाथ में एक टूटा हुआ शीशा है, उसके अलग अलग टुकड़े हैं और हर टुकड़े में अलग इमेज दिख रही है। यही फ्रेगमेंटेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड। इस पोएम में अलग अलग लैंग्वेज है, रैंडम इमेजेस हैं और ब्रोकन स्ट्रक्चर है, और कोई क्लियर स्टोरी नहीं है। रीडर्स को यूज़ करना पड़ता है अपने माइंड को। खुद पजल सॉल्व करो, टुकड़ों को जोड़ो और मीनिंग समझो। तो दूसरा टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत ही फेमस टेक्निक है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल आप लोगों से, आपका दिमाग कैसे सोचता है? क्या आपको पता है? क्या वो प्रॉपर सेंटेंस बना के सोचता है कि अब मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये? ऐसा नहीं होता है ना। दिमाग ऐसे चलता है, प्रेजेंट में होता है, फिर अचानक एक पास्ट मेमोरी आती है, फिर एक रैंडम थॉट आता है, फिर कोई नेगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, कोई भी फीलिंग आती है। फिर इसी नेचुरल फ्लो को लिटरेचर में लिखना ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। इस टर्म को दिया था विलियम जेम्स ने, और इसे पॉपुलर करने वाले मॉडर्न एज के दो फेमस नॉवेलिस्ट, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पेपर देखते ही टेंशन, अचानक याद आता है कि कल क्या पढ़ा था, फिर दिमाग बोलता है यार फेल हो गया तो, फिर किसी दोस्त की रैंडम याद आ जाती है। तो ये जो रैंडम फ्लो है वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। सो नेक्स्ट टर्म इज़ एलिएशन एंड आइसोलेशन। अब एलिएशन और आइसोलेशन क्या होता है? लोगों के बीच रहकर भी अकेला फील करना इज एलिएशन एंड आइसोलेशन। मॉडर्न लिटरेचर का हीरो कौन है? कोई हीरो टाइप स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं होता है, बल्कि वो होता है कंफ्यूज, एंसियस और लॉस्ट। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आप क्लास में हो, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, पर आप अलग बैठे हो और किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट्स एलिनेशन। मॉडर्न वर्ल्ड में मशीन, सिटीज़, वार, सब ने इंसान को इमोशनली डिसकनेक्ट कर दिया था। लास्ट टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिविटी। अब ये क्या था? अब मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सबके लिए सेम है, लेकिन मॉडर्निस्ट क्या कहता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रूथ क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक ही सिचुएशन हो सकती है जो आपको अच्छी लगे, किसी और को बुरी लगे, दोनों अपनी जगह पे करेक्ट होते हैं। इसलिए मॉडर्न जो नॉवेल्स में यूज़ किया गया वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव यूज़ किया गया, डिफरेंट व्यू पॉइंट यूज़ किया गया।
अब एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट समझो। मॉडर्न एज कोई एक सिंगल मोमेंट नहीं थी, बल्कि एक अलग अलग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल मोमेंट्स का कॉम्बो थी। और यूजीसी नेट क्या करता है, इनके फाउंडर्स प्लस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए इसको स्टोरी की तरह समझते हैं। सबसे पहले आता है इमेजिज्म, जो कि 1912 में आया था। और इनका मेन आइडिया था कि कम वर्ड्स ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब नो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, नो लंबी चौड़ी लाइन, सिर्फ एक क्लियर इमेज। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मैं बोलूँ सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था, हवा हल्की थी। और अगर मैं इमेजिस स्टाइल में बोलूँ लाल आसमान डूबता सूरज, सेम फीलिंग बट फ्यूअर वर्ड्स, शार्प एंड प्रिसाइज। इस मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट मेंबर थे रिचर्ड एलिंगटन, टी ई हल्म और हिल्डा डुलिटल। नेक्स्ट आता है वोटिसिज्म, जो कि 1914 में आया था। अब इसको स्टार्ट किया था विलियम लीविस और इजरा पाउंड ने। इनका एक मैगजीन था जिसका नाम था ब्लास्ट। अब नाम से ही समझो, वॉर्टेक्स मतलब होता है एनर्जी का सेंटर। इस मूवमेंट का फोकस था मशीन्स पर, स्पीड पर, एनर्जी पर और मॉडर्न लाइफ के रॉ पावर पर। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे आजकल फास्ट फेस्ड रील्स देखते हैं हम लोग, क्विक कट, हाई एनर्जी और नो स्लो एक्सप्लेनेशन। यही होता है वर्सिस्ट वाइब। अब इनका एटीट्यूड क्या था कि पुराने जो रूल्स हैं उनको ब्लास्ट करने का, इसीलिए इनका नाम भी इसी वर्ड पे पड़ा, ब्लास्ट। अब आते हैं थोड़े इंटेलेक्चुअल लोगों पर। ब्लूम्सबेरी ग्रुप कोई फार्मर मूवमेंट नहीं था, एक सर्कल था लंदन के राइटर्स और थिंकर्स का। इसमें इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, जिन्होंने ए पैसेज टू इंडिया लिखा, जॉन मेनयार्ड। और इन लोगों का एजेंडा क्या था, विक्टोरियन मोरालिटी को रिजेक्ट करना। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे एक ग्रुप हो जो हम सोसाइटी के पुराने रूल्स फॉलो नहीं करेंगे ऐसा बोले, और हम अपने नए आइडियाज़ को लाएंगे ऐसा बोले, तो उसी टाइप का ये ग्रुप था। अब इसकी खास बात है कि ओपन थिंकिंग, फ्री रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, ये सभी इनकी आइडेंटिटी थी। और इसके साथ इनके साथ अन्य भी कुछ राइटर्स थे जिनके नाम ये हैं। आप सभी को ये सारे राइटर्स के नाम याद रखने हैं। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछता है यूजीसी ने कि इसमें से कौन सा राइटर्स ब्लूम्सबेरी ग्रुप में था, कौन सा राइटर्स ब्लूम्सबेरी ग्रुप में नहीं था। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब आता है एक इमोशनल और रियल पार्ट, वार पोएट्री। ये पोएट्री लिखी गई वर्ल्ड वार फर्स्ट के सोल्जर्स के द्वारा, जो ट्रेंचेस यानी कि खाइयों में रह रहे थे। अब डिफरेंस समझो। स्टार्टिंग में रूपर्ट ब्रूक ने पेट्रियाटिक पोएम्स लिखी जिसमें वार को ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन बाद में कुछ राइटर्स आए जैसे सिगफ्राइड सेशन और विल्फ्रेड ओवेन। इन्होंने वार की हॉरर स्टोरी दिखाई, डेथ सफरिंग दिखाई। सबसे फेमस एग्जांपल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेल्स एट डेकोरम ईस्ट। इस पोएम का मैसेज क्या है, वार इज़ नॉट ग्लोरियस, इट्स ब्रूटल एंड हॉरिफाइंग। इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कोई मूवी ट्रेलर वार को हीरोइक दिखाता है, पर रियल बैटलफील्ड में सिर्फ पेन और लॉस होता है। ये पोएट्स रियलिटी दिखा रहे हैं, इल्यूजन नहीं। अब आते हैं मॉडर्न एज के बिगन्स पर। ये वो ऑथर्स हैं जिनके बिना मॉडर्निज्म समझना इम्पॉसिबल है, और यूजीसी नेट में इन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा स्टोरी और थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। सबसे पहले टी.एस. एलियट हैं। ये ओरिजिनली अमेरिकन थे पर बाद में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। इनकी राइटिंग थोड़ी टफ है पर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोएम मानी जाती है, जो कि थी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, जो कि 1915 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। लेकिन जो इन्हें लेजेंड बनाती है वो थी द वेस्टलैंड, जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। इलियट बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद यूरोप एक बंजर ज़मीन बन गया। अब सोचो, एक गार्डन था जो पहले ग्रीन था पर अब सूखा हुआ है, लाइफ ही नहीं है। ये गार्डन रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न सोसाइटी को, और ये सूखापन रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को। इस पोएम की 3 खास बातें हैं। ये पोएम 5 सेक्शंस में डिवाइड है और इसमें फ्रेगमेंटेशन का यूज़ किया गया है और मल्टीपल वॉइसेस का यूज़ किया गया है। अब आते हैं एक ऐसे राइटर जिन्होंने लिटरेचर का गेम ही चेंज कर दिया था। इनका फेमस नावल था यूलिसिस, और हम बात कर रहे हैं जेम्स जॉयस के बारे में। यूलिसिस भी वेस्टलैंड की तरह 1922 में पब्लिश हुआ था। अब ट्विस्ट सुनो, ये पूरी नावल सिर्फ एक दिन की स्टोरी है, 16 जून 1904। और इसमें फोकस क्या किया गया है, इसमें कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम के दिमाग में जो भी चल रहा होता है इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक से जेम्स जॉयस रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी नावल को लिखते हैं।
जैसे आप पूरा दिन क्या सोचते हो, रैंडम थॉट्स, मेमोरीज, टेंशन, वही सब डायरेक्ट लिख दिया गया है इस नॉवेल में। अब आती है मॉडर्निज्म की क्वीन वर्जीनिया वुल्फ। वुल्फ ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, टाइम और नैरेटिव। उनकी नॉवेल्स में स्टोरी स्ट्रेट नहीं चलती, टाइम जंप करता है, पास्ट प्रेजेंट मिक्स हो जाता है आपस में। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है मिस्टर डॉलोवी जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था, और इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क है टू द लाइट हाउस जो कि 1927 में पब्लिश हुआ था। टू द लाइट हाउस काफ़ी बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब देखते हैं कि वुल्फ किस तरीके का फ़्लो कैप्चर करती थी अपनी नॉवेल्स में। जैसे आप प्रेजेंट में हो और अचानक एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, इसी तरीके से उनकी नॉवेल्स के कैरेक्टर पास्ट में जाते थे, प्रेजेंट में आते थे, फिर इसी तरीके से उनकी नॉवेल्स चलती थी। वर्जीनिया वुल्फ का एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट नॉवेल है जो कि है ए रूम ऑफ वंस ओन जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने एक बोल्ड बात बोली है, औरत को लिखने के लिए चाहिए मनी और प्राइवेट स्पेस। ये फेमिनिज़्म का फाउंडेशन टेक्स्ट माना जाता है। तो वर्जीनिया वुल्फ को फेमिनिस्ट एंगल से भी पढ़ने के लिए आपको। अब आते हैं विलियम बटलर ईट्स यानी कि WB ईट्स पर। ये इनिशियली आयरिश मिथ्स और फॉकलोर से इंस्पायर्ड थे, जिसे कहते हैं सेल्टिक मॉडर्निज्म, लेकिन बाद में उनकी पोएट्री डार्क और पेसिमिस्टिक हो गई। मोस्ट फेमस लाइन है इनकी जिसे याद रखने की ज़रूरत है आपको, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये लाइन है द सेकेंड कमिंग से, और इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सोसाइटी कोलैप्स हो रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे एक सिस्टम है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है और सब कुछ बिखर रहा है। लास्ट बट वेरी बोल्ड राइटर D.H. लॉरेंस। अब इनका मेन आइडिया क्या था, मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ ने इंसान को उसकी नेचुरल इंस्टिक्ट से दूर कर दिया था। मतलब मशीन्स और फैक्ट्रीज इंसान को इमोशनल और सेंसुअल लेवल पर वीक बना रही थी। इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था सन्स एंड लवर्स जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने एक टर्म एडिपस कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसमें प्रोटैगनिस्ट पॉल मॉरल अपनी मदर गर्ट्रूड के टुवर्ड्स अट्रैक्शन फील करता है। इनका दूसरा वर्क था द रेनबो जो कि 1915 में पब्लिश हुआ था। इनकी राइटिंग बोल्ड थी, सेक्सुअलिटी थी, इमोशंस और ओपन डिस्कशन था, इसलिए उस टाइम इनकी बुक बैन भी हुई थी। मतलब जैसे सोसाइटी बोलती है ये टॉपिक टैबू है और कोई ओपनली उस पर लिख दे तो बवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों अब पूरे सेशन को एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से रैप अप करते हैं, और ये पार्ट लाइटली मत लेना क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि मॉडर्निज्म कोई हैप्पी या होपफुल एज नहीं थी। ये ना सेलिब्रेशन की एज थी, ना प्रोग्रेस की, और ना प्राउड मोमेंट की। ये थी एक ब्रोकन वर्ड की एक्सप्रेशन, टूटी हुई सोसाइटी, कंफ्यूज्ड और बिखरा हुआ ह्यूमन माइंड, और ऐसी लैंग्वेज जो खुद थक चुकी थी सब कुछ एक्सप्लेन करते करते। मतलब सिंपल वर्ड में, जब दुनिया समझ नहीं आई तब लिटरेचर भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब एकदम एग्ज़ाम के लिए क्रिस्प पॉइंट देख लेते हैं। ये कोटेशन याद रखो जो कि वर्जीनिया वुल्फ की है, ऑन और अबाउट दिसंबर 1910। ये सिग्नल करता है कि ह्यूमन थिंकिंग चेंज हो गई थी। अब मैजिक ईयर आता है 1922 जिसको ईयर ऑफ वंडर्स कहते हैं, जहाँ पे यूलिसिस और द वेस्टलैंड दोनों एक साथ पब्लिश हुई थी। इसके साथ इजरा पाउंड का फेमस कोटेशन मेक इट न्यू भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब होता है ब्रोकन स्ट्रक्चर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है माइंड का नेचुरल फ्लो, जिस फ्लो में माइंड जा रहा है उस फ्लो में लिखना। सब्जेक्टिविटी, ये ट्रुथ पर्सनल हो गया था। एंड लास्ट में एलिनेशन, मतलब भीड़ में भी अकेलापन। तो मॉडर्निज्म एक एक्सपेरिमेंट था जहां राइटर्स ने नए तरीके से रियलिटी, माइंड और सोसाइटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस एरा पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।